नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। और आज इस पिटारे में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी सस्पेंस थ्रिलर कहानी कौन थी वो का अंतिम भाग। मैं आशा करती हूँ आप सबको इस कहानी के पहले 2 भाग अवश्य पसंद आए होंगे। तो आइए चलते हैं अब इस कहानी के अंतिम भाग पर, जहां सुमित सारे रहस्यों की गुत्थी सुलझाने वाला है। वो लैब इंचार्ज जो सुजीत के डीएनए सैंपल की जांच कर रहा था, उसने सुमित को फ़ोन करके बताया कि मृत लड़की और सुजीत का डीएनए मैच नहीं हो रहा था। मतलब वो लड़की सोमा नहीं बल्कि अवधेश और उसकी पूर्व प्रेमिका की ही संतान थी। सुमित के कहने पर हामी भरते हुए गोपी ने कहा, लेकिन सर वो लड़की ट्रेन से कूदी क्यों? छेड़खानी से तंग आकर वो चीख चिल्ला सकती थी, लोगों को सहायता के लिए बुला सकती थी, पर उसने सीधे आत्महत्या कर ली। और ऊपर से उसके बैग में उसकी सौतेली बहन के डॉक्यूमेंट्स क्यों थे? क्योंकि गोपी, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। पर ये हत्या आखिर हुई कैसे, जब सबका यही कहना है कि वो लड़की खुद ट्रेन से कूदी थी? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, गोपी ने अभी अपना सिर पकड़ते हुए कहा ही था कि तभी सुमित को जानकारी मिली कि रवि गुप्ता का मोबाइल ऑन हुआ है और इस समय उसकी लोकेशन शहर के बाहर स्थित जंगल की तरफ दिख रही थी। सुमित और गोपी ने घड़ी देखी जो इस समय रात के 9:30 बजने का संकेत दे रही थी। वो दोनों तत्काल उस जंगल की तरफ जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर राकेश और ललित भी वहां आ गए। ललित कुछ जानकारी लेकर आया था, लेकिन सुमित ने उससे कहा कि उनका पहले इस मोबाइल को प्रयोग करने वाले तक पहुंचना ज़रूरी है। उसकी बात से सहमत होकर वो चारों पुलिस की गाड़ी की जगह राकेश की कार में जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। जंगल की सीमा पर पहुंचने के बाद वो अभी सोच ही रहे थे कि अब अंदर कैसे और किस दिशा में जाएं। तभी कुछ दूरी पर झाड़ियों से एक साया बाहर निकला और बिना इधर उधर देखे सीधे सामने की सड़क पर आगे बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो साया ज़्यादा दूर तक जा पाता, सुमित के कहने पर राकेश ने कार स्टार्ट करके उसे तत्काल घेर लिया। गोपी ने जब उस साये के चेहरे पर लपेटा हुआ नकाब हटाया, तब उसके मुंह से चीख निकल गई। नकाब के पीछे एक अत्यंत काली लड़की थी, जिसकी लाल लाल आँखें रात के अंधेरे में विभत्स मालूम पड़ रही थीं। बार बार पूछे जाने के बावजूद उस लड़की ने अपने विषय में कुछ भी बताने से इनकार करते हुए बस यही कहा कि वो यहाँ की स्थानीय निवासी है और अक्सर जंगलों में जड़ी बूटी की तलाश में जाती है। उसने अपने पास मोबाइल होने की बात से भी स्पष्ट इनकार कर दिया। सुमित ने जब रवि गुप्ता का नंबर डायल किया तब वो बंद आ रहा था और ये लड़की कहीं उन पर ही कोई गलत आरोप न लगा दे, इसलिए वो उसकी तलाशी भी नहीं ले सकते थे। अंततः परिस्थिति को देखते हुए राकेश ने अपने थाने में फ़ोन करके महिला कांस्टेबल को यहाँ बुलाया और फिर उसने ललित से कहा कि वो इस लड़की को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बिठा दे और गोपी इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना ले ताकि ये लड़की उन पर कोई नाजायज़ आरोप न लगा सके। महिला कांस्टेबल के आने पर राकेश ने उसे इस लड़की की तलाशी लेने के लिए कहा। आखिरकार लड़की की सलवार में बनी हुई जेब से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया। इस मोबाइल को ऑन करके जब सुमित ने इस पर फ़ोन किया, तब ये रवि गुप्ता का ही फ़ोन नंबर निकला। सुमित ने अब इस मोबाइल का फ़ोन बुक खोला तो वहाँ सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए हुए थे। उसने अब अपने मोबाइल में देखकर सुजीत का नंबर जब रवि गुप्ता के मोबाइल से डायल किया, तब दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते हुए सुजीत ने कहा, अभी तो हमारी बात हुई थी, फिर क्यों फ़ोन कर रही हो तुम? बिना कोई उत्तर दिए सुमित ने फ़ोन काटा
और मोबाइल को वापस बंद करते हुए उसने ललित से पूछा कि वो क्या जानकारी लेकर आया है। ललित ने बताया कि आश्रम में 1 महीने पहले एक नई युवा लड़की रहने आई है जिसे साध्वी सोना के संरक्षण में रखा गया है। वो लड़की एक तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अनाथ भी है, इसलिए आश्रम वासियों ने उसे पनाह दे दी। ललित ने ये भी बताया कि उस लड़की का रंग पूरी तरह काला है, मतलब ये वही लड़की है। राकेश और सुमित ने लगभग एक साथ ही कहा, तो ललित ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है। सुमित ने अब इस लड़की को धमकाते हुए कहा कि अगर यहाँ इस सुनसान सड़क पर उसका एनकाउंटर करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना आहार बनाकर इस दुनिया से उसकी सारी निशानी मिटा देंगे और सुजीत के खिलाफ सबूत बनाने में भी उन्हें देर नहीं लगेगी। इसलिए बेहतर है कि वो चुपचाप सारा सच बता दे। अपने आप को पूरी तरह फंसा हुआ पाकर लड़की ने अब रोते हुए कहा कि उसका नाम सोमा है और उसके साथ साथ उसका भाई सुजीत भी निर्दोष है। तो फिर दोषी कौन है? राकेश के पूछने पर उस लड़की ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सुमित ने महिला कांस्टेबल के साथ सोमा को अब सामान्य तरीके से आश्रम जाने के लिए कहा। आश्रम पहुंचने पर कांस्टेबल बाहर छुपकर खड़ी हो गई और सोमा पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर साध्वी सोना के कक्ष में चली गई। अंदर जाकर सोमा ने साध्वी सोना से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चुप रहो तुम। और प्लीज़ ये रोज़ रोज़ अपने भाई से बात करना बंद करो, समझी? क्यों? एक बहन को अपने भाई से बात क्यों नहीं करनी चाहिए साध्वी सोना? सोमा के पास मौजूद मोबाइल के लाउडस्पीकर से आती हुई सुमित की आवाज़ जब कोठरी में गूंजी तब साध्वी सोना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आनन फानन में अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि वहाँ मौजूद कांस्टेबल ने उसे दबोच लिया। तब तक सुमित और राकेश भी पूरी पुलिस टीम के साथ वहाँ आ चुके थे। सोमा का रिकॉर्डेड बयान सुनने और सुजीत के खिलाफ भी सबूत होने की बात जानकर आखिरकार साध्वी सोना ने अपना जुर्म कबूल करते हुए सारी कहानी सबको सुनानी शुरू की। मृत लड़की, जिसका नाम नेहा था, अपनी मां की मृत्यु के बाद हताश होकर शांति की तलाश में जब इस आश्रम में आई तब साध्वी सोना को लगा कि उनकी बेटी सोमा ही शायद उनसे मिलने आई है। लेकिन फिर जब उस लड़की ने अपना परिचय दिया तब साध्वी सोना हैरान रह गईं। बातों बातों में नेहा से उन्हें पता चला कि उसकी माँ सिंगल पेरेंट थी, क्योंकि उसके पापा उसकी माँ को धोखा देकर भाग गए थे। नेहा ने जब अपने पापा का नाम अवधेश बताया तब साध्वी सोना समझ गई कि नेहा की माँ के कारण ही उनके पति कभी उन्हें दिल से अपना नहीं पाए और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने के बावजूद उनके मन का घाव नेहा को देखकर हरा हो गया। वो अपने मन में बरसों से पल रहे गुस्से पर काबू नहीं कर पाईं और अवधेश से बदला लेने की योजना बनाने लगीं। नेहा को अपनी शिष्या बनाकर उसे साधना का अभ्यास करवाने के बहाने धीरे धीरे साध्वी सोना ने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन अवसर पाकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी इस योजना में सम्मिलित करते हुए पहले तो नेहा के सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसकी पहचान थे उसके हाथों से जलवा दिए और फिर वो उसके साथ अपनी निजी गाड़ी से दिल्ली चली गईं, जहाँ से स्वयं तो वो वापस अपनी गाड़ी में सोमा के साथ हरिद्वार आ गईं और नेहा को सम्मोहन की अवस्था में सुजीत के एक मित्र ने अनजाने में सोमा समझकर दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। सोमा की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने उसके चेहरे और पूरे शरीर पर काला रंग पोत दिया था।
साथ ही उसे विक्षिप्तों की तरह अभिनय करने का भी आदेश दे दिया था। जीवन भर अपने पापा के हाथों अपनी मां को अपमानित होते हुए देखने के कारण सुजीत और सोमा इस घृणित कार्य में अपनी मां का साथ देने से मना नहीं कर सके। साध्वी सोना ने सम्मोहन के माध्यम से नेहा के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि जैसे ही उसे ट्रेन की खिड़की से बाहर घुप अंधेरा दिखना शुरू होगा, उसे ट्रेन से कूद जाना है, जिसके बाद उसे वो शांति मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। साध्वी सोना चाहती थी कि अवधेश सारी जिंदगी इस दुख में तड़पे कि उसके अतीत के कारण उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन तड़पेंगी अब आप अपने दोनों बच्चों समेत सारी उम्र जेल में, जिनके कारण लोग आश्रमों में रहने वाले अन्य भले साधकों पर भी शायद संदेह करेंगे। सुमित ने गुस्से में भर कर कहा तो साध्वी सोना और सोमा ने अपना सिर झुका लिया। साध्वी सोना और सोमा को इंस्पेक्टर राकेश के हवाले करने के बाद सुमित ने लखनऊ थाने में फ़ोन करके सुजीत को भी तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सारी कहानी जानने के बाद अवधेश के होश फाख्ता हो चुके थे कि उसकी ज़रा सी कायरता के कारण न उसे उसका पहला प्रेम मिला और न ही उसका परिवार बचा। वहीं अभय भी ये सारा घटनाक्रम जानने के बाद हैरान था। जब उसने अपनी सज़ा के विषय में सुमित से पूछा, तब सुमित ने उसे कठोर चेतावनी दी कि आगे से वो किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत न करे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि उसके विरुद्ध कोई सबूत और गवाह न मिले। इस घटना के 1 महीने बाद आज अभय दोबारा ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लेकिन पिछले सफ़र के दौरान मिले हुए सबक ने उसे पूरी तरह बदलते हुए आवारा और बदचलन लड़के की जगह शांत, सौम्य और सबकी सहायता के लिए तत्पर रहने वाले शख्स में बदल दिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ 3 भागों में बटी हुई ये मर्डर मिस्ट्री आपको अवश्य पसंद आएगी। कृपया अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।